हेलो स्टूडेंट्स। तो पार्ट 1 हमने कर लिया, 20 क्वेश्चन कर लिए थ्योरी एमसीक्यूज के। अब मैं ना इस वाले वीडियो में ना सारे थ्योरी एमसीक्यूज आपको करवा दूंगा। कुछ बचे हुए हैं 20 के आसपास, मेरे ख्याल से और बचे हुए होंगे, तो मैं वो सारे के सारे आपको करवा दूंगा अभी। ठीक है, ये करने के बाद और कुछ नहीं बचता है। इतना आपने कर लिया ना, अब आप जाकर के फोड़ के आओगे यार, फोड़ के आओगे, मेरी आपसे प्रॉमिस है। लेकिन मैंने जितना करवाया ना उसको जरूर देख के जाना। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। 21, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस तरह के नेचर का है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, नो। अक्रूवल बेसिस, ईदर कैश और अक्रूवल बेसिस। कैश तो होता ही नहीं है, नन ऑफ द अबव। अक्रूवल बेसिस सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्रूवल बेसिस। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्रूवल बेसिस। क्या होता है, 1 मिनट मेरी बात को समझेंगे आप लोग अभी। ठीक है, 1 मिनट मेरी बात को सुनेंगे। आप सबको पता है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना, उसका कैलकुलेशन हमेशा फॉर द ईयर होता है। देखो, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूं, फॉर द ईयर की बात पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जहां भी जिक्र होगा वहां फॉर द ईयर का जिक्र होगा ही होगा। फॉर द ईयर का होता है, इसका मतलब ये समझो कि साल भर में अगर जो सब्सक्रिप्शंस आनी थी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आनी है, 10 मेंबर है, 10 की सालाना फीस है 10,000 रुपए। ठीक है, तो आनी थी टोटल 1,00,000 रुपए, लेकिन 10,000 ना आकर के आई हैं सिर्फ 9,000 रुपए, यानी कि 90,000 रुपए टोटल। तो मुझे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 9,000 जाएगा या 1,00,000, 90,000 जाएगा या 1,00,000 जाएगा? जाहिर सी बात है 1,00,000 जाएगा। भले ही 10,000 रुपए मेरी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरा 1,00,000 जाएगा। ये 1,00,000 क्यों जाएगा? आए हैं तो मेरे पास सिर्फ 90,000 रुपए, आए हैं तो सिर्फ मेरे पास 90,000 रुपए, तो पूरा 1,00,000 जाने का मतलब क्या बनता है? इसी को कहते हैं अक्रूवल बेसिस। ये 90,000 हमारे कैश अकाउंट यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा, और ये जो बाकी ये जो पूरा 1,00,000 है ये चला जाएगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वहां अक्रूवल बेसिस पे बनता है। अक्रूवल बेसिस से मतलब क्या है? अक्रूवल बेसिस का मतलब है कि साल भर में चाहे वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो, चाहे एक्स्ट्रा आ गया हो, जितना एक साल का इनकम एक्सपेक्टेड होता है वो जाता है। एक साल में हमें ये एक्सपेक्टेशन था कि 10,000 रुपए 10-10 लोगों से मिलेंगे, तो ये पूरा अमाउंट 1,00,000 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और कितना आया है ये कहां से पता चलेगा? तो 10 इंटू 9,000 हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे तो 90,000। तो रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में हमें 90,000 दिखता रहेगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में हमें 1,00,000 दिखता जाएगा। तो हमें पता रहेगा कि 10,000 अभी नहीं आए हैं। इसी तरीके से अकाउंटिंग चलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं ये इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी आगे जो ना इसके क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी क्वेश्चंस भी इस पे बेस्ड आएंगे और प्रैक्टिकल भी आएंगे, देखते रहेंगे। तो 21 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन से आइटम नहीं दिखते हैं? एरियर्स ऑफ सैलरी पेड, एक बार चारों ऑप्शंस पढ़ो। एरियर्स ऑफ सैलरी पेड, एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मेरे हाथ के मूवमेंट पे 2 मिनट ध्यान देना। एरियर्स ऑफ सैलरी पेड, एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ऑल द एबव। एक बात याद रखो, कहीं भी ये वर्ड्स दिखेंगे ना, पेड और रिसीव्ड, यानी कि पैसे या तो दिए जा रहे हैं या पैसे आ रहे हैं। व्हाट इज बीइंग पेड एंड व्हाट इज बीइंग रिसीव्ड? कैश इज बीइंग पेड एंड कैश इज बीइंग रिसीव्ड। तो ये तीनों आइटम पे या रिसीव किए जा रहे हैं, तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेंगे।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो आइटम आएगा जिसके एंड में लिखा हुआ होगा फॉर द ईयर। जहां आपको फॉर द ईयर दिख जाए यानी वो आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। इसका तो आंसर डी हो गया, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखेंगे। लेकिन अब एक मिनट के लिए क्वेश्चन नंबर 23 देखो आप लोग। ये भी सेम क्वेश्चन है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन से आइटम दिखेंगे। ये उल्टा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा आइटम इनमें से दिखेंगे। फिर से देखो, एरियर्स ऑफ सैलरी पेड, एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट ईयर। आ गया फॉर द ईयर, फॉर द करेंट ईयर। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे? क्योंकि ये तो पेड है, ये रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड है, तो ये ऊपर के जो तीन है ना, ये तो रिसीट एंड पेमेंट में दिख जाएंगे क्योंकि ये कैश के ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहा है। लेकिन डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट ईयर, क्या ये कोई कैश का ट्रांजैक्शन है? नहीं, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस एंड इट इज फॉर द ईयर, सो दिस वुड बी शोन इन आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर दिखा, सीधे इनकम एक्सपेंडिचर में डालो, पेड या रिसीव्ड दिखा, रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा। क्लियर फंडा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए ट्रू इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है? सब्सक्रिप्शन हम लोग को सबको पता है एक रेवेन्यू रिसीट है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो सही बात है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस तरह का एक है? नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो सब्सक्रिप्शन इज अ टाइप ऑफ इनकम, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इट इज रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं सब्सक्रिप्शन को, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया 1,90,000 वाला, 1 लाख रुपए रिकॉर्ड होंगे, ना कि 90,000 रुपए रिकॉर्ड होंगे। 90,000 कहां में दिखेंगे? रिसीट एंड पेमेंट में। थर्ड ऑप्शन, इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको थ्योरी वाले लेक्चर नंबर 3 में भी ये बात बताई है कि सब्सक्रिप्शन पार्ट 3 में जाके देख लो, नहीं देखा है तो। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एनपीओ के लिए ना ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, ये एग्जाम में हो सकता है आपको दिखे एनपीओ में सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्सक्रिप्शन पे मेरा मानना है कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो सब्सक्रिप्शन का होगा ना, कि रिसीट एंड पेमेंट में कितना जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, वो भी हम लोग करेंगे। ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की करवाऊंगा और ये पूरा का पूरा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम अकाउंट में मिल जाएगा। तो अभी तक अगर मेरा टेलीग्राम अकाउंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के टेलीग्राम चैनल पे कल लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ। सारा का सारा आंसर्स और उसका सारा का सारा क्वेश्चंस और आंसर की के साथ, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस मैं यहाँ करवाऊंगा वो तो करवाऊंगा, और जो नहीं करवाऊंगा उनका सारा आंसर्स मैं वहां टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम का चैनल भी सब्सक्राइब कर ले रहे हैं। ठीक है, इसका अब चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं। फ्लो में चौथा ऑप्शन ही छूट गया। चौथा ऑप्शन देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर इज नॉट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी हमने क्या बात की कि अक्रूवल बेसिस पे आएंगे। ठीक है, अगर अक्रूवल बेसिस पे आएगा तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? दिखेगा। जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा, ये बोलना क्या चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है ना सब्सक्रिप्शन वाला, एक मिनट मेरी बात सुन लो, ये क्या बोलना चाह रहा है। ये ऑप्शन कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसलिए मैं 2 मिनट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये बोलना चाह रहा है ना कि सब्सक्रिप्शन हुए थे 1 लाख रुपए टोटल साल भर के, और रिसीव हुए हैं कैश में 90,000 रुपए, और ये 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है।
तो ये बोलना चाह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये 10,000 क्रेडिट नहीं होंगे। पढ़ो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द करेंट ईयर, दिस इज द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, इज नॉट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसा होगा? इस अमाउंट को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ 90,000 को कंसीडर करेंगे। द आंसर इज रॉन्ग। पूरा का पूरा 1 लाख कंसीडर होगा। यही तो है अक्रूवल बेसिस। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल बेसिस। तो ऑप्शन नंबर डी एक गलत स्टेटमेंट है, एक अनट्रू स्टेटमेंट है, तो यही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखो। मुझे ना कमेंट्स में बताते रहा करो कि किस कहाँ कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही है। टेलीग्राम चैनल पे भी अगर कोई मैसेज छोड़ना है छोड़ सकते हो आप लोग। ठीक है, कोई कुछ भी दिक्कत हो कॉन्टैक्ट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। The amount of subscription is entered in income and expenditure account on। जो अमाउंट होगा सब्सक्रिप्शन का वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंटर होगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन अक्रूवल बेसिस। ऑप्शन नंबर बी को देखते एक बार। डेबिट, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से एक बार देखो। क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अक्रूवल बेसिस, ठीक है, कैश बेसिस। मुझे एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन पहली बात अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होगा या कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होगा? पहली बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ये इनकम है। ऑप्शन नंबर 4 को एक बार देखो, ओमिटेड फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये लिख रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा ही नहीं। ये क्या बात हुई? तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। डी ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। बचे ए, बी और सी। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन, दूसरी बात, सब्सक्रिप्शन कैश बेसिस पे होता है या अक्रूवल बेसिस पे होता है? अक्रूवल बेसिस पे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऑन कैश बेसिस। तो अब बचता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगा, और ऑप्शन नंबर बी बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आएगा। सब्सक्रिप्शन एक खर्चा है या एक कमाई है? एक इनकम है या एक एक्सपेंडिचर है? इनकम है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन अक्रूवल बेसिस। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। ठीक है, इस सब क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना, मेरे साथ बना लोगे ना, एक बार देख लोगे ना कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप खुद से पहली बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखोगे ना, यू विल पैनिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। नंबर 26, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस। बनाया था मैंने स्पेशल पर्पस, मतलब याद करो, लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था स्पेशल पर्पसेस के लिए डोनेट, पार्ट 3 में बताया था कि स्पेशल पर्पस के लिए मान लो कि डोनेशन दिया जा रहा है, तो मान लो मैंने डोनेशन दिया ये बोल करके कि बिल्डिंग के लिए आपकी डोनेशन है, और इस बिल्डिंग को जब बनाओगे तो मेरे नाम की बनाओगे। वो था डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पसेस। तो इसका क्या करते थे, मैंने बताया था कि इसका एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन होता है, जो भी खर्च होता है वहीं से होता है, और जो इनकम आती है उसमें ऐड हो जाती है। सो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नो, एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता, इसका अलग अकाउंट बनता है। शुड बी एडेड टू जनरल फंड एंड शोन इन बैलेंस शीट, नो, जनरल फंड में तो जाएगा ही नहीं। जनरल फंड में जनरल डोनेशन जाता है। इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द करेंट ईयर, is not treated as the income of current year. It is a liability. Should be created in separate account and shown in balance sheet. Correct answer. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। नंबर 27 पे आते हैं। The amount of entrance fees received by a not for profit organization, if it is received regularly, is treated as entrance fee। मैंने आपको सबको बताया था कि जो entrance fee है वो membership fee के जैसा ही है। और आप सबको पता है मेंबरशिप फी 2 तरह का मैंने बताया था, एक लाइफ मेंबरशिप फी वाला, एक नॉर्मल मेंबरशिप फी। अगर ये रेगुलरली रिसीव हो रहा है तो इट इज अ रेवेन्यू रिसीट एंड इट इज नॉट एनी स्पेशल फंड।
स्पेशल फंड तो ये है ही नहीं, बता के तो कोई नहीं देता कि ये एंट्रेंस फी आप इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, नहीं, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन का छूट है कि वो जिस चीज़ के लिए चाहे उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करे उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, द बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आया है, क्रेडिट साइड का बैलेंस, ये क्या रिसीव करता है, क्या क्या बताता है, क्रेडिट साइड में बैलेंस है। एक बात बताओ, क्रेडिट साइड में बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा है, मैंने क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा है यानी पीएनएल देखो ना यार, पीएनएल में सिंपल सा बात है, पीएनएल लास्ट में पीएनएल के यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, अगर लिखते हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट होता है, और बाई बैलेंस सीडी लिखते तो इसका मतलब लॉस होता है। सेम अगर ये क्रेडिट साइड में दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। कैश पेमेंट ओवर रिसीट तो दिखा नहीं सकता, ये तो एकदम ही अपसर्ड बात हो गई, ये तो रिसीट एंड पेमेंट का है, ठीक है। एक्सेस ऑफ कैश ये भी रिसीट एंड पेमेंट का ऑप्शन है, बचा ये दो, तो इट इज शोइंग एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, the surplus on the debit side of income and expenditure account reveals, डेबिट साइड में सरप्लस है तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ पीरियोडिकल्स और ओल्ड मटेरियल बाय एन एनपीओ, मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन किया था कि सेल ऑफ पीरियोडिकल्स जो होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखेगा, क्योंकि वो एक इनकम माना जाता है और एक रेवेन्यू इनकम माना जाता है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखेगा। कैपिटल एक्सपेंस, ये कैपिटल ये इनकम तो है नहीं जो इसे असेट साइड में दिखाएंगे, कैपिटल रिसीट तो है नहीं जो इसे असेट साइड में दिखाएंगे, तो दिस ऑप्शन कैन नॉट बी देयर। ये दोनों सेम ऑप्शन है, ए और सी शायद मिसप्रिंट हो गया है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ, अमाउंट रिसीव्ड फॉर स्पेशल सिल्वर जुबली फंड फंक्शन, स्पेशल सिल्वर जुबली फंक्शन ऑफ अ क्लब इज क्रेडिटेड टू a special fund for the purpose and shown in liability side of the balance sheet। इसे liability side में क्यों दिखाया जाता है, खुद सोचो। एक फंड हमें मिला तो फंड के मिलने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी मिली, हमारी जिम्मेदारी बढ़ी कि अब मुझे वो काम करना है, तो दिस इज आवर लाइबिलिटी। हमारे पास असेट के रूप में कैश आ गया लेकिन लाइबिलिटीज के रूप में जिम्मेदारियां भी आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, subscription received in advance during the year is treated as an income of the current year, a liability in the year of receipt, an asset in the year of receipt, or none of this। सुनो मेरी बात ध्यान से, सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो रहा है, तो एडवांस में रिसीव हो रहा है तो कोई भी इनकम अगर एडवांस में रिसीव हो रहा है इसका मतलब उस पर जो सर्विस ड्यू है वो हमने अभी तक दी नहीं है सामने वाले को, नहीं समझा। मान लो मैं जिम का ओनर हूँ और आप मेरे यहाँ मेंबरशिप लेने आए, जब आप मेंबरशिप लेने आए तो आपने मुझे 2 महीने की फीस दी, ये 2 महीने की फीस जो आप दे रहे हैं उसमें से जो 1 महीना का एक्स्ट्रा आपने मुझे दिया है उसकी सर्विस मैंने आपको अभी तक प्रोवाइड नहीं किया। मैंने आपसे को ये आपका करंट महीने का जो फीस है वो करंट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है, लेकिन ये सर्विस जो सेकंड मंथ का सर्विस है वो भी ड्यू है, तो ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी है कि मुझे आपको देना ही देना है सर्विस, ठीक है। सो दिस इज अ लाइबिलिटी इन द ईयर ऑफ रिसीट। क्वेश्चन नंबर 33, which of the item are directly added to the general fund in the balance sheet of non for profit organization? इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है, देखो ए बी सी और डी नीचे यहाँ देख लो, which of the following items are directly added to the general fund in the balance sheet of not for profit organization? इनमें से ऐसा कौन सा आइटम है जो एनपीओ के जनरल फंड में ऐड हो जाता है, मुझे बताओ। एंट्रेंस फी इन्वॉल्विंग गुड अमाउंट मतलब बड़ा अमाउंट में एंट्रेंस फी आ गया, एंट्रेंस फी मेंबरशिप फी,
बड़ा अमाउंट में मेंबरशिप फी है, जैसे लाइफ मेंबरशिप फी, तो क्या वो जाएगा जनरल फंड में? यस। लेगेसीज हमें कभी भी मिलती है, मैंने आपको बताया था जनरल फंड में वो ऐड हो जाती है। लेक्चर पार्ट नंबर 3। लाइफ मेंबरशिप फी भी मैंने बता दिया, इंटरेस्ट फी बड़ा अमाउंट का। ये दोनों सेम बातें हैं। देखो, इंट्रेंस फी और मेंबरशिप फी इज वन ऑफ द सेम थिंग, दोनों का नेचर लगभग एक ही होता है। तो ये तीनों ही जनरल फंड में डायरेक्टली ऐड होंगी, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ से ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होते हैं, लेकिन कुछ थ्योरी क्वेश्चन और हमारे पेंडिंग है, ये नहीं हम कर लेंगे। ये देखो, अब थोड़े से ना जटिल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 36, by comparing items on the receipt side of receipt and payment account with the income side of income and expenditure account, which of the following cannot be easily ascertained। मैंने आपको जैसे बताया था, वो अभी एग्जांपल लिया था कि 1 लाख रुपए ये मेरी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखेगी, 90,000 रुपये जो मुझे रिसीव हुए हैं वो मेरी क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगी। तो ये दोनों को जब हम मैच करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हमें यही पता चलता है कि 10,000 रुपये अभी हमें मिलने और बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। ऑप्शंस देखो, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर। पहले ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे वाले ऑप्शन और देख लेते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट मेड ड्यूरिंग द ईयर, फिक्स एसेट जब परचेज करेंगे तो कैश देंगे, तो जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में देखेंगे तो हमें देखते ही पता चल जाएगा, उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमें मिलाने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगेन, लेगेसीज कैपिटलाइज ड्यूरिंग द ईयर, लेगेसी कैपिटलाइज हो रहा है, इसमें रिसीट एंड पेमेंट का क्या लेना देना, ये तो बैलेंस शीट का सामान हो गया। इंटरेस्ट ऑन स्पेशल फंड में जो इंटरेस्ट आएगा वो डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखेगा। ठीक है, तो ये तीनों हमें दिख जाएंगे पूरा। इसमें देखो, इंटरेस्ट ऑन स्पेशल फंड में लिखा हुआ नहीं है कि कुछ ड्यू है। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट में जितना लिखा हुआ होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी उतना ही लिखा हुआ होगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, ये एग्जांपल, सब्सक्रिप्शन का ये जो 10,000 रुपये ड्यू है पर अभी आया नहीं है, ये हमें पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 37, 3 क्वेश्चन और। नंबर 37, बाय कंपेयरिंग आइटम ऑन द पेमेंट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब कैश जा रहा है, विद द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि एक्सपेंस हुआ। देखो, एक्सपेंस का होना और कैश का जाना इज 2 डिफरेंट थिंग। आई होप वी ऑल नो दिस। द फॉलोइंग कैन नॉट बी इजिली असरटेन्ड, कौन सा इनमें से इजिली असरटेन नहीं है? ये जो नहीं वाला क्वेश्चन है थोड़ा एनालिटिकल हो जाता है, ध्यान से देखो। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तो बता सकते हैं हम। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम लोग इसीलिए ही तो करते हैं मैच, ताकि हमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का हिसाब मिल सके। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है पेमेंट एंड द एक्सपेंडिचर साइड, तो एक्सपेंसेस का ही हमें डेटा मिलेगा कि कितना खर्च हुआ। इतना खर्च हमारे साल भर का था, जैसे कि मान लो कि हमें इस साल स्टाफ को 50,000 रुपये सैलरी देनी थी, पर हमने 45,000 ही दी, यानी कि 5,000 हमें और देनी बाकी है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग पता चल गया। प्रीपेड, इसी में 50,000 था और हमने 55,000 दे दिए, हमने 5,000 पहले से दे के रखे हैं, तो ये प्रीपेड ही पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट। क्या डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट पता चल जाएगा? 1 मिनट इसको होल्ड पर रखते हैं इस ऑप्शन को। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी हमें बड़ा इजीली पता चल सकता है। किसी भी एसेट, किसी भी साइड को देख के हमें पता चल जाएगा। ठीक है, किसी भी साइड को देख के हमें पता चल जाएगा। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन जो फिक्स्ड एसेट पे मेरा हुआ है,
फिक्स एसेट पे जो डिप्रिसिएशन आया है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड से हमें पता चल जाएगा, और फिक्स्ड एसेट का जो सेल हुआ है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड से पता चल जाएगा। लेकिन स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ये हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये ना थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, इनमें बहुत सोच समझ के आंसर्स करने हैं, इनमें थोड़ा समय लगेगा। देखो क्वेश्चन पेपर बड़ा बैलेंस्ड रहेगा, कुछ क्वेश्चन में जल्दी हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ क्या, 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट है, 50 में से 40 करने हैं और 40 मिनट है। तो जो 40 मिनट है ना, ये एक क्वेश्चन पर मिनट का जो मैंने एस्टिमेट तुम्हें दिया है, एक क्वेश्चन पर मिनट का, तो एक क्वेश्चन पर मिनट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1.5 मिनट 2 मिनट भी ले लेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 सेकंड में देखते के साथ ही आप टिक मारोगे। ठीक है, पर वो देखते के साथ टिक मारने वाला लेवल कब पहुंचेगा, जब मेरे साथ यहाँ प्रैक्टिस कर लोगे तब। और एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली ना, सिर्फ एक बार, तो भी मैं बता रहा हूं कम से कम नहीं भी तो 50% आपका स्किल अप हो जाएगा, बस एक बार इन वीडियोस को देख लिया तो अच्छे से। ठीक है, आगे देखता हूं। 2 क्वेश्चन लास्ट के। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीट्स शुड नॉट बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज नहीं होगा का मतलब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। स्पेशल ग्रांट इन एड, ये कैपिटलाइज होता है। स्पेशल ग्रांट्स हैं, स्पेशल डोनेशंस की तरह हो गया, बिल्डिंग फंड हो गया, फिर तुम्हारा क्या था वो एनुअल फंक्शन का फंड हो गया, ये सब कैपिटलाइज होता है। लेगेसीज ऑफ स्मॉल अमाउंट, इसको एक मिनट साइड में रखते हैं, समझ में आ गया होगा ये आंसर है। हाँ, नॉन रिकरिंग एंट्रेंस फी, नॉन रिकरिंग एंट्रेंस फी मतलब बार बार नहीं लिया जा रहा, तो एक बार में रिसीव हुआ, बड़ा अमाउंट रिसीव हुआ, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। दिस इज नॉट आवर करेक्ट आंसर, ये दोनों एलिमिनेट हुआ। लाइफ मेंबरशिप फी, ये तो देखते के साथ आपको पता है कि ये कैपिटलाइज होगा ही होगा। सो द करेक्ट आंसर इज लेगेसीज ऑफ स्मॉल अमाउंट। तो कभी कभी लेगेसी जरूरी नहीं कि बहुत लंबी चौड़े लेगेसी मिलेंगी। कोई अपने विल में 10,000, 20,000, 50,000 छोड़ करके गया डोनेशन के तौर पर, तो ऐसा थोड़ी कि उसके डोनेशन को ठुकरा देंगे, बोले एक बहुत छोटा अमाउंट का डोनेशन है, ये तो लेगेसीज के नाम पर धब्बा है, इसको नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके की लेगेसीज मिली है तो आप उसे लेंगे। ठीक है, सो द आंसर इज बी। तो छोटे अमाउंट का लेगेसी है तो उसका बेनिफिट उसी साल एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल जिस एनर्जी से हमने स्टार्ट किया था उसी एनर्जी पे खत्म करेंगे, सेम स्टैमिना पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्पेशल फंड। स्पेशल फंड के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इट इज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज। क्या स्पेशल फंड को हम लोग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मान लो बिल्डिंग के लिए 10 करोड़ रुपए तुम्हें फंड मिल गया। अब ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि कुछ भी कर ले इस साल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हम लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, तो जो बचे हुए 9 करोड़ है उनका करें क्या? या तो उन्हें पड़े पड़े रहने दो कैश रिजर्व्स में, या तो उन्हें इन्वेस्ट करके थोड़ा इनकम कमा लो। तो बेसिकली ये 9 करोड़ को इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो दिस इज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज। ऑप्शन नंबर बी, इनकम अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको थोड़ा सा डिसाइड करते हैं, समझ में आ गया होगा ये आंसर। कोई बात नहीं, थोड़ा देर के लिए इसको सेट असाइड करते हैं, फिर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पस इज डिडक्टेड फ्रॉम द फंड। जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं ना, वो फंड से डिडक्ट होते हैं। अभी मैंने बताया कि 10 करोड़ की फंडिंग मिली थी, 1 करोड़ इस साल इन्वेस्ट होगा, बाकी का बचा हुआ 9 करोड़ दिखेगा। तो आपको पता है ये 1 करोड़ जो डिडक्ट किए गए वो इसी फंड से डिडक्ट किए जाएंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, इट्स क्लोजिंग बैलेंस इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। करेक्ट ऑप्शन, एक लायबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में दिखती रहती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ये जो इनकम, ये क्या बोल रहा है, इनकम अर्नड ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो ये जो 9 करोड़ इन्वेस्ट किया ना हमने, मान लो इस पे 50 लाख रुपए हमारा आ गया इंटरेस्ट,
तो ये 50 लाख को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना भेज करके सीधे फंड में ऐड करके इस 9 करोड़ को 9.5 करोड़ दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म होता है सारा थ्योरी क्वेश्चंस मैंने करवा दिया। अब देखो सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, सारे थ्योरी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसके बाहर से आने की बहुत कम चांसेस है। ये नहीं बोल रहा हूँ, देखो भाई कुछ भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पर मैं बोल रहा हूँ बहुत कम चांसेस है। इतना आपने कर लिया ना, आपकी इतनी अच्छी ग्रिप हो जाएगी कि किसी भी तरह के क्वेश्चन आप हैंडल कर लोगे और कम समय में। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको देखो नॉलेज, वहाँ पे नॉलेज में नहीं फंसोगे आप, टाइम में फंसोगे आप। समय इतना कम दिया है ना उन्होंने कि वो देखना चाहते किस बच्चे ने कितना अच्छा प्रैक्टिस किया है, और जो जितना अच्छा प्रैक्टिस करके जाएगा उतना तेजी से बनाएगा। तो आपको इन क्वेश्चंस को अब एक बार देख लेना है। मैं बता रहा हूँ, मैं इस पेपर को डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां पे जाकर के चेक कर लेना। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।